हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीलिट थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड समावेशी शिक्षा में मंदबुद्धि बालक या मानसिक मंदन बालक या मानसिक मंदित बालक या फिर मानसिक रूप से पिछड़े बालक, यानी जिसको हम इंग्लिश में मेंटालिटी रिटार्डेड चिल्ड्रन या मेंटल रिटार्डेशन वाले चिल्ड्रन कहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस क्लास को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या कोई भी लाइव क्लासेस लूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने से आपको एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको कब कौन सी क्लास होगी उसकी टाइमिंग पता चलती रहती है। और इसके साथ साथ आप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप से आप मुझे डायरेक्टली, आप मुझसे जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मंदबुद्धि बालक की या मानसिक मंदन या मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की। तो मंदबुद्धि बालक का मतलब होता है जो दिमाग से थोड़ा, कहते हैं ना, थोड़ा कम होते हैं। तो मंदबुद्धि बालक क्या होता है? मंदबुद्धि बालक की परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो औसत से कम मानसिक योग्यता वाले बालक को हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। इसकी मेन डेफिनेशन होती है कि औसत से कम मानसिक योग्यता वाले बालक को हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मानसिक मंदता या मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है और इनमें विभिन्न मानसिक शक्तियों की न्यूनता होती है, यानी अलग अलग भी मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होती है। यानी ये सोच कम पाते हैं, ये किसी चीज़ को बहुत जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। बहुत सारी इनको ये, यानी कि अगर इनके सामने कोई चीज़ होती है, प्रत्यक्ष रूप से होती, तभी ये चीज़ों को समझ पाते हैं। तो इनके अंदर क्या होती है? इनके अंदर जो मानसिक शक्तियों की न्यूनता पाई जाती है। बात करते हैं मंदबुद्धि बालकों की क्या विशेषताएं हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं। अगर गुण भी पूछा जाता तो भी यही लिखना है, विशेषताएं तो भी यही। तो मानसिक रूप से अक्षम बालकों की निम्न प्रमुख विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला पॉइंट ये है कि इन बालकों में ध्यान केंद्रण की क्षमता बहुत कम होती है। ये किसी चीज़ पर बहुत जल्दी ध्यान नहीं दे पाते, या अगर एक चीज़ पर ध्यान दे दिया तो वो एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इनमें ध्यान केंद्रण यानी ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है। किसी चीज़ को सीखने में अत्यधिक त्रुटियां करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने में ये बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, तब जा कर के सीख पाते हैं। ये किसी भी सीखी गई बात का नवीन परिस्थितियों में उपयोग नहीं कर पाते। जैसे कि मान लो आपने कहा कि बच्चों ये क्या बना है? सी बना है, ठीक है, ये क्या है? सी है। और फिर आपने इस सी में थोड़ा सा और भी ये जोड़ दिया, तो आपने कहा ये क्या है? तो बच्चों ने कहा ओ है। और यही अगर मानसिक बुद्धि वाले बच्चे हैं, अगर आप उनसे कहिए इस ओ को आप फिर से सी बना दो, तो उनको ये नहीं पता होगा कि हम इतने से पार्ट को अगर यहाँ पर क्या करें, इतने से पार्ट को हम यहाँ पर डिलीट कर दे, इसको इरेज कर दे, तो ये सी बन जाएगा। तो इसीलिए कहा ये नई चीज़ को नहीं बना पाते हैं। तो ये किसी भी सीखी गई बात का नवीन परिस्थितियों में उपयोग नहीं कर पाते, नई परिस्थितियों में इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इन बालकों की स्मरण शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। ये क्या, किसी चीज़ की जांच, किसी चीज़ की पहचान नहीं कर पाते हैं। स्मरण शक्ति, निरीक्षण शक्ति का मतलब ये होता है किसी चीज़ में ये अंतर नहीं कर पाते हैं जल्दी से, ठीक है। अगला है इनकी रुचि बौद्धिक क्रियाओं की अपेक्षा शारीरिक क्रियाओं में अधिक होती है। इनकी रुचि जो होती है वो दिमाग से कम, हाथ पैर से ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। यानी कि ये सोच कम पाते हैं, खेलने कूदने में तो बहुत माहिर होते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने में नहीं हो पाते हैं। फिर कहा गया है ये बालक विद्यालय की परीक्षाओं में बार बार असफल व अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी बार बार ये क्या होते हैं? फेल होते हैं, ठीक है, ये बार बार असफल हो जाते हैं। विद्यालय असफलता से इन्हें अति शीघ्र निराशा भी होती है, ये बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं। ये बालक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, इनका अपने संवेगों पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहता है और किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी बात इन्हें चुभ जाती है, यानी आप थोड़ी सी बात पर ये क्या होते हैं? गुस्सा होने लगते हैं। किसी से बात करते समय ये कहने की अपेक्षा सुनते अधिक हैं। आपने देखा होगा जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, आप उनसे जब कोई बात करते हो तो वो आपको सिर्फ देखते रहते हैं, मतलब वो सिर्फ सुनते रहते हैं, ठीक है। इन्हें दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी चिंता अधिक रहती है। आगे बात करते हैं कि अगला पॉइंट कहता है सूक्ष्म विषयों पर विचार कर पाना इन बालकों के लिए संभव नहीं होता है। जैसे आप मैथ की क्लास इनके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है, क्योंकि ये अपने आप से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं।
जैसे गणित विषय हो गया, विज्ञान हो गया, व्याकरण हो गया, ऐसे विषयों में इन बालकों की रुचि नहीं होती, क्योंकि ये इनका दिमाग काम ही नहीं करता है। तो ये उसको कैसे, और आपको पता है गणित के लिए माइंड होना चाहिए, विज्ञान के लिए माइंड होना चाहिए, व्याकरण को सीखने के लिए भी माइंड होना चाहिए। इन बालकों में संकल्प शक्ति यानी डिटर्मिनेशन पावर बहुत ही कम होता है। डिटर्मिनेशन पावर यानी ये डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, जिसके फलस्वरूप ये दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं कि आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के अभाव के परिणाम स्वरूप ये बालक निर्णय नहीं ले पाते हैं। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से भी कम होती है। कितनी होती है? 70 से भी कम होती है। ठीक है, यानी बहुत मंद बुद्धि वाले बालक है ना, आपने अपनी क्लास में बहुत सारे ऐसे बालक देखे होंगे, कहते नहीं कि इनकी तो बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, बहुत हर चीज़ में बहुत गंदे भी होते हैं, क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। मंद बुद्धि बालकों की के प्रकार अगर पूछता है तो आप क्या लिखोगे? इनके कई प्रकार होते हैं, जैसे मूर्ख बुद्धि, जिसे मोरन्स कहते हैं। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 60 यानी 50 to 69 होती है। इन बालकों के शिक्षणीय बालक कहा जाता है, क्योंकि इन बालकों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है, परंतु ये बालक अधिक से अधिक कक्षा 5 तक ही पढ़ पाते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं पढ़ पाते हैं। अपने दैनिक कार्य में इनमें कोई समस्या नहीं होती है। अगला है मूढ़ बुद्धि, जिसे कहते हैं इम्बेसाइल्स के बोलते हैं। मूढ़ बुद्धि का मतलब ये होता है कि इन बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से 49 होती है, और इन बालकों को प्रशिक्षणीय बालक, ठीक है, यानी कि ट्रेनेबल चिल्ड्रन कहा जाता है, क्योंकि इन्हें शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इन्हें अपने दैनिक कार्य करने के लिए देखभाल की ज़रूरत होती है। अगला है जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि यानी इडियट्स जिसको बोलते हैं ना, कहते हैं ना इडियट, 3 इडियट्स देखी कि नहीं, यह मानसिक मंदन का न्यूनतम स्तर होता है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 0 से 24 होती है। इन बालकों को पूर्ण निर्भर बालक कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरों पे पूरी तरीके से निर्भर होते हैं। इनकी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं काम करती, ये समझ लीजिए हर एक चीज़ पर दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये ना अपने कपड़े पहन सकते सही से, ना ही अपने बाल बना सकती, ना ये स्कूल जा सकती, कुछ नहीं, को सब पूरा अपने पेरेंट्स पर ही निर्भर होते हैं, टीचर पर निर्भर होते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने दैनिक कार्य भी नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही किसी दुर्घटना के घटित होने का भी खतरा बना रहता है, इसलिए ये हमेशा किसी न किसी की निगरानी में रहते हैं, कोई ना कोई इनकी देखभाल करता रहता है। ठीक है, अगली है मंदबुद्धि बालकों की समस्याएं क्या होती हैं। तो मंदबुद्धि बालकों की समस्या क्या होती है? मंदबुद्धि बालकों को हमेशा सामान्य बालकों के साथ रहना पड़ता है। इनके साथ विभिन्न स्थितियों में समायोजन भी करना पड़ता है, जिसमें ये अब बहुत परेशानी आती है। इस प्रकार बुद्धि कम होने के कारण इनके सामने अनेक समस्या खड़ी हो जाती, जो निम्न तरीके से होती। कौन कौन सी समस्या होती? पहला ये कि ये परिवार के साथ समायोजन की समस्या होती है। ये परिवार के सदस्यों के साथ ये समायोजन नहीं कर पाते, उनसे मिलजुल नहीं पाते हैं, उनसे उनकी तरीके से रह नहीं पाते हैं। विद्यालय में भी समायोजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे भी हैं, थोड़ा मिडिल क्लास के लिए कह सकते हैं, मतलब कुछ अच्छे भी होते पढ़ने में, कुछ नहीं भी होते हैं, तो उसमें भी इनको समायोजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समाज में भी ये समायोजन नहीं कर पाते हैं। संवेगात्मक समस्याएं भी इनके अंदर होती हैं। ठीक है, भूख प्यास ये सारी चीज़ें, व्यवस्थित विकास की भी समस्या होती है, दुर्घटना घटित होने की भी समस्या हो जाती है। अगला है मंदबुद्धि बालकों के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो इनके निम्न लक्षण होते हैं, जैसे मानसिक लक्षण हो गया, सामाजिक लक्षण हो गया, शारीरिक लक्षण हो गए, शैक्षिक लक्षण हो गए। ठीक है, तो कई सारे लक्षण होते हैं। तो मानसिक लक्षण में हम क्या कहेंगे कि मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है। कितनी होती है? 70 होती है, 70 से भी कम होती है। ठीक है, ये क्या होती है? 70 से भी कम होती है। ठीक है, जन्मजात मानसिक क्रियाएं यानी इनेट मेंटल एक्टिविटीज सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत देर से चलना सीखते हैं, बहुत देर से बोलते हैं, है ना। बहुत बच्चे क्या होता है 1.5 साल से बोलना शुरू कर देते हैं, और बहुत से बच्चे 3 साल हो जाते हैं तब जाकर बोल पाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अगला पॉइंट ये है कि ध्यान केंद्रण ये क्या होते हैं, ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। समन्वय यानी कोऑर्डिनेट की योग्यता में कमी होती है, ये किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, अभी इधर तो कुछ उधर तो कुछ उधर ऐसे करते रहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते किसी भी चीज़ का। ठीक है, और ना ही ये कोऑर्डिनेट समन्वय कर पाते, समायोजन कर पाते हैं। अगला है स्मृति विस्तार यानी रेंज ऑफ मेमोरी सीमित होती है इनकी। ध्यान विस्तार जो होता है वो कम होता है। ठीक है, मेमोरी सीमित होती है, स्मृति विस्तार सीमित होता है, लेकिन जो ध्यान विस्तार होता है वो कम होता है इनका।
अगली बात करते हैं सामाजिक लक्षण की। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए जीवन प्रयत्न दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ज़िंदगी भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जो बहुत बिल्कुल मंदबुद्धि, थोड़े से ये समझ लीजिए एक तरीके से मेंटल जो होते हैं, मेंटल ही होता है, इसको मेंटल ही बोलते हैं, है ना। बहुत कमज़ोर बालक, अपनी देखो लार टपक रही होती है, ठीक है, गंदे भी होते हैं क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपने से कुछ नहीं। इनका लंच बॉक्स भी टीचर खोल कर देगी तो भी खाएंगे, है ना। इस तरीके से दूसरों को देखेंगे कि दूसरा कैसे खा रहा है वैसे हम खाएं, ठीक है। ये सारी मतलब कहते हैं ना टोटल दूसरों पर डिपेंड होते हैं। फिर क्या है, ये क्या करते हैं, स्वयं पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहते हैं, खुद पर ये नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। ये अपनी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं को हल करने में भी समर्थ नहीं हो पाते हैं। सदैव सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, देखभाल तथा निरीक्षण यानी सुपरविजन की आवश्यकता इनको होती है। अगली बात करते हैं शारीरिक लक्षण की। तो संवेदी गामक विकास की गति सामान्य से धीमी होती है, यानी जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता है वो सामान्य बच्चों से इनके अंदर क्या होता है, धीमा होता है। शारीरिक क्रियाओं जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, स्वयं भोजन करना, है ना, ये भी क्या होता है, ये क्या करते हैं, और स्वयं कपड़े पहनना इत्यादि में प्रगति अत्यंत धीमी होती है। ये खुद चल नहीं पाएंगे, कोई चलाएगा, दौड़ने को बोलेगा दौड़ेंगे, बोलना होगा बोलेंगे, खुद भोजन नहीं कर पाएंगे, खुद कपड़े नहीं पहन पाते हैं, है ना। सारी चीज़ें दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं। किसी भी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया देने में भी अधिक समय लेते हैं। ये उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो आपके घर में मैगी बनी हुई है, तो बहुत जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, हम मैगी जैसे ही दूर से ही अच्छा भाई मैगी बनी, बहुत अच्छी स्मेल आ रही, इन लोग को नहीं इतना पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है शैक्षिक लक्षण, फोर्थ है शैक्षिक लक्षण। तो सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है, ठीक है, सीखने की गति बहुत धीमी होती है। भाई मंदबुद्धि बालक है, मेंटल डिसऑर्डर्ड है इसके अंदर, तो फिर सीखने की गति तो धीमी होगी ही होगी। निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि होती है। जटिल विषयों को सीखने में असमर्थ होते हैं, यानी ये कठिन से कठिन विषयों को नहीं सीख सकते, जैसे गणित है, विज्ञान है, व्याकरण है, ये सब नहीं सीख पाते। आसान होता है उसको सीख लेते हैं। अगला है मंदबुद्धि बालक और उनका पाठ्यक्रम, यानी अभी इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद, यानी मंदबुद्धि बच्चा है तो अब उसको हम कैसे शिक्षा दें, उसका पाठ्यक्रम, उसका करिकुलम कैसे बनाएं, ठीक है। यहाँ पर पाठ्यक्रम सिलेबस की बात नहीं करी जा रही, करिकुलम का मतलब होता है कि उसके कौन सी किताबें बनाई जाएं कि वो आराम से उसको पढ़ ले, कैसे उसके पाठ्यक्रम बनाया जाए, है ना, उसका पूरा टाइम टेबल कैसे सेट किया जाए। तो मंदबुद्धि बालक शिक्षण की अपेक्षा प्रशिक्षण योग अधिक होते हैं। शिक्षण एवं प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि मंदबुद्धि बालक जो है उसकी बौद्धिक दृष्टि से वो मंद होते हैं तथा उनको पढ़ाए जाने वाले विषयों की संख्या अधिक ना हो। ऐसा नहीं हो कि 8-8, 9-9 सब्जेक्ट हों और वो पढ़ने वाले 1 ही 2 हैं, तो इतना नहीं होना चाहिए। ग्रहण करने वालों की दृष्टि से विषय वस्तु अति सरल हो, यानी कि बच्चा उस विषय को ग्रहण कर रहा है तो उस विषय का पाठ्यक्रम बहुत ही आसान हो। विषय वस्तु में जीवन उपयोगी का ध्यान विशेष रूप से रखा गया हो, यानी उनके वातावरण से रिलेटेड वो सारी चीज़ें सिलेबस उनका बनाया जाए ताकि उनको समझने में कठिनाई ना हो। विषय वस्तु बौद्धिक क्षमता पर आधारित होने की अपेक्षा क्रिया आधारित अधिक हो, यानी बौद्धिक क्षमता से आधारित होने से अच्छा है कि वो ऐसी बनाई जाए, कुछ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बनाई जाए ताकि वो अच्छे से सीख सकें। अगला है मंदबुद्धि बालक एवं अभिभावक संबंध, यानी इनका और इनके माता पिता से क्या संबंध होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखा यही गया है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें वह विषय पढ़ाना चाहते हैं जिससे नौकरी प्राप्ति की गुंजाइश अधिक हो। हर कोई चाहता है कि हमें जॉब मिल जाए, हम गवर्नमेंट टीचर बने या हम गवर्नमेंट किसी भी जॉब में हो, ठीक है, किसी भी विभाग में हो। हर बच्चा चाहता है और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ बन सके, भले ही उनका पुत्र या पुत्री किसी कक्षा में बार बार क्यों ना फेल हो रही हो, क्यों ना अनुत्तीर्ण हो रही हो। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को चाहिए कि शिक्षक अभिभावक मिलन के अंतर्गत, यानी जो टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है उसके अंतर्गत वे अभिभावक को समझाएं कि, और साथ ही अभिभावकों को क्या करना चाहिए, अभिभावकों को चाहिए कि अपने बालक के हित की दृष्टि करें। मान लो मंदबुद्धि बच्चा है, पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा, चीज़ों को नहीं सोच। आपने देखा होगा तारे ज़मीन पर मूवी देखी है कि नहीं देखी है, तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी जिसको डिसलेक्सिया नामक डिजीज़ होती है। और तारे ज़मीन पर मूवी अगर आपने नहीं देखी, आमिर खान की मूवी आप ज़रूर देखिएगा, ऐसी मूवी आप लोग ज़रूर देखा करिए जिससे आपको नॉलेज होता है, ठीक है, इससे आपको नॉलेज होता है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो, आप गवर्नमेंट टीचर बन रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपको तारे ज़मीन पर मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। देखिए उस पर कैसे जो ईशान होता है, ईशान को एक डिसलेक्सिया नामक डिजीज़ होती है
डिसलेक्सिया ये एक तरीके से डिजीज़ भी नहीं होती है, डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं है, ये बचपन में होती, फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, देखिए आप आमिर खान ने कैसे उसको ट्रेन किया है ना, उसको पढ़ाने की बजाय उसको ट्रेनिंग दी है, ट्रेन किया है कि वो इतना अच्छा बन जाता है कि अपनी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा बन जाता है। आइंस्टीन को आपने देखा ना, वो मंदबुद्धि बालक ही थे, ठीक है। देखिए आप, वो आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हो गए थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया था। तो इसी तरीके से जो मंदबुद्धि बालक, उनके अभिभावकों को समझाना चाहिए कि आपका बच्चा वो क्या है। आपने देखा, आप जब मूवी देखोगे आपको सारी चीज़ें उसमें खुद ही आपको समझ में आ जाएंगी। वो ईशान जो होता है पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं अच्छा होता, उसको बस इधर उधर की चीज़ों में बहुत मन लगता है, खेलने में, ठीक है। वो आसमान को देखा करेगा, ये चिड़ियाँ क्यों उड़ती हैं, ये मछलियाँ क्यों तैरती हैं, यही सारी चीज़ों में उसका ध्यान रहता है। टीचर उसको बहुत मारता है, वो लिख नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता है ना। तो अभिभावक को भी समझाना चाहिए। जब आमिर खान वहाँ पर आते हैं तो वो एक टीचर होते हैं और वो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते हैं जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, शारीरिक दृष्टि से दृष्टिहीन होते हैं ना। तो ये सारे इस बच्चों को वो पढ़ाते हैं। तो उनसे आप तारे ज़मीन पर देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगी कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो शिक्षक की सलाह माननी चाहिए, किसको? अभिभावक को। जो शिक्षक कह रहा है कि आपका बच्चा इस तरीके का है तो इस पर ज़्यादा ध्यान दे, तो की सलाह माननी चाहिए। अपने बालक को वह विषय पढ़ने दे जिसमें वह बहुत कुछ समझ सकता है। बालकों पर अपनी मान्यता कभी भी ना थोपे कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, ज़बरदस्ती उसके साथ करो, बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे में बच्चा सुसाइड भी कर सकता है। बालकों को अपना काम करने के लिए घर पर पर्याप्त समय भी दें, पाठशाला का काम करने में भी अपना सहयोग भी दें, ठीक है। अगला है, बच्चों को इधर उधर ऐसी संगति में ना जाने दें जहां उनमें अवांछित आदतें पनपने की संभावना हो, ठीक है। जैसे वो सिगरेट पीने लगे, वो क्या करने लगे, चोरी करने लगे, झूठ बोलने लगे, ठीक है। अगला है, मानसिक मंदबुद्धि या मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। तो विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए, विशिष्ट शिक्षण विधियां भी होनी चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम होने चाहिए, ठीक है। पाठ सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए, समय सारणी होनी चाहिए, स्कूल से भागने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। समायोजन में सहायता करें, उनकी व्यक्तिगत व्यवहार में उनका सुधार लाएं, प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करना, यानी बच्चों को मोटिवेट करना, ठीक है, उनको शाबाशी देना, उनको प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत ध्यान देना, उनके लिए स्पेशली उन पर ज़्यादा फोकस करना, उद्योगों से जोड़ना, ठीक है, समस्याओं का भी समाधान करना, ठीक है। अगर बच्चा किसी समस्या में फंस गया है तो उसका समाधान करें। अगली बात करते हैं, मानसिक मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षक की भूमिका की क्या विशेषता है। शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। अभिभावक की तो पता चल गई, शिक्षक की क्या होनी चाहिए। तो मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात क्या है कि शिक्षक भली भांति प्रशिक्षित हो, अच्छे से प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। इन शिक्षकों में कुछ ऐसी विशेषताएं भी होनी चाहिए जो निम्नलिखित हैं। क्या है? बालकों के विषय में जानकारी देना, ठीक है, यानी कि नॉलेज अबाउट द चिल्ड्रन। मंदबुद्धि बालकों की अनेक समस्या होती हैं। एक सफल व प्रशिक्षित शिक्षक वही होता है जो इन सभी समस्याओं को समझकर उनका समाधान निकाल सके। शिक्षकों को छात्र के विकास की पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए। देखिए, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि हर कोई टीचर सोचता है कि मेरे क्लास में सब बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे हों ताकि हमें पढ़ाने में बड़ी आसानी हो, हम चेयर तोड़ें और आराम से बच्चे हमारे पढ़ रहे हों, हम वो सब कुछ पढ़े लिखे हों और हम आराम से क्या करें, फालतू के बैठे रहें। लेकिन नहीं, एक अच्छा टीचर वही होता है जो कमज़ोर बच्चों को तेज बना सके, ठीक है, जो आपके क्लास में सबसे कमज़ोर बच्चे हैं और उनको अच्छा बना सके, वही टीचर बेस्ट टीचर होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात की गई है। अगला है शिक्षकों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, यानी कि सिंपैथेटिक एटीट्यूड्स ऑफ टीचर, यानी टीचर के अंदर एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड, यानी बच्चों के प्रति दया होनी चाहिए, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर है। कमज़ोर बच्चा है उसको पीट दिया और अच्छा बच्चा उससे प्यार कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो शिक्षकों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण का मतलब होता है सिंपैथेटिक होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए, ताकि वह छात्रों के साथ प्यार व स्नेहपूर्ण व्यवहार करके छात्रों की अच्छी तरह समझा सके। अगला है संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करें, यानी टू क्रिएट इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी मंदबुद्धि बालकों में संवेगात्मक स्थिरता ना के बराबर होती है, थोड़ी से थोड़ी देर बाद रोने भी लगते हैं, ठीक है। स्थिरता ना के बराबर, थोड़ी देर बाद रोने लगते हैं, तो कहीं क्या होता है, घबरा जाते हैं, कहीं डर जाते हैं, तो कहीं हंसने लगते हैं। तो कभी कभी यह संवेगात्मक स्थिरता भी उत्पन्न करते हैं जिससे वह विद्यालय तथा समाज के साथ भी सामंजस्य रख सकते हैं।
अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ जरूर करें। यूज़ ऑफ ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स, मंदबुद्धि बालकों के अध्यापन के समय आवश्यकता अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री तथा पाठ सहायक सामग्री जैसे टीचिंग एड्स का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत करके सीखने तथा अवलोकन एवं प्रायोगिक विधियों से पठन करना लाभकारी है। अगला है बालकों को सम्मान देने के लिए शिक्षक यानी टीचर शुड रिस्पेक्ट द चिल्ड्रेन। शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वह बालकों को प्यार तथा सम्मान देने वाले होने चाहिए, जबकि ना कि डांटने वाले। समूह कार्यों द्वारा शिक्षा, शिक्षक के द्वारा समूह कार्य में शिक्षा दी जानी चाहिए। एक समूह में शिक्षा दी जानी है। बच्चा जो ग्रुप में जल्दी से सीखता है। यह समूह कार्य वाद विवाद आदि के रूप में भी हो सकते हैं, क्योंकि बालक खेल खेल में शिक्षा सरल को सरल तरीके से प्राप्त कर लेता है, ठीक है। आप बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे से प्राप्त कर लेता है इसे। तो टीचर का जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, कोई भी किसी भी तरीके के बालक हों, टीचर का पूरा कर्तव्य है कि वो बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण मिले, यानी कि उनसे बहुत अच्छे से बात करे। उनके अंदर, टीचर के अंदर दया होनी चाहिए, बच्चों के लिए प्रेम होना चाहिए, ठीक है। अकड़ू टाइप के नहीं होना चाहिए। उनको जब कोई बच्चा अगर क्लास में कमज़ोर है तो उस पर स्पेशली थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दे देना चाहिए। उसकी कॉपी चेक कर लेनी चाहिए कि बच्चा लिख पा रहा है कि नहीं, बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसको मारने पीटने से अच्छा है उसको प्यार से समझाइए। उसको कुछ ना कुछ समूह में बैठा करके खेल खेल के माध्यम से बच्चों को ABCD छोटा बड़ा समूह में सिखाइए, है ना। छोटे छोटे शब्द बनाना समूह में सिखाइए, तो बच्चा खेल खेल के माध्यम से सीखता है, एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है, तो बच्चा अच्छे से सीख जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारे किंडरगार्टन प्रणाली आपने सुनी होगी, फ्रॉबेल जी ने खेल खेल की विधि के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही थी कि बच्चा खेल के माध्यम से। हमारे मारिया मॉन्टेसरी जी ने भी इस पर बहुत फोकस किया है कि बच्चा अच्छे से सीख सके, तभी सीख पाता है जब उसे आप खेल विधि के माध्यम से सिखाते हो या खुद करके वो सीखता है ना, किसी चीज़ को स्वयं करके सीखता है। तो कैसी लगी वीडियो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक शेयर करिए और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लोगों को खुश रखिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।